हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनमोहन। और आज लीगल बीज एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर हम लोग बीएनएस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें जो पहला वीडियो जो शूट हो रहा है वह किससे रिलेटेड है? कल्पेबल होमिसाइड से रिलेटेड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्रिमिनल लॉ पर, कल्पेबल होमिसाइड। इसमें दो एस्पेक्ट हम लोग को पढ़ने होते हैं, एक कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, एक कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो आखिर ये है क्या, इसके बारे में आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना है कि होमिसाइड होमिसाइड क्या है। द टर्म होमिसाइड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन टर्म होमी। होमी एंड सीडो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, और ये दोनों का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग। एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान को मारा जाना, किल करना, दैट इज होमिसाइड। अब ये होमिसाइड जो है वह क्या है? तो इसमें कहता है कि होमिसाइड पनिशेबल भी है, और होमिसाइड एक्सक्यूजेबल या फिर क्या है, जस्टिफिएबल है। कुछ होमिसाइड ऐसे होते हैं जो रिवार्डेबल है, तो रिवार्डेबल आपके बीएनएस में नहीं दिया हुआ है। यहाँ केवल कैसे होमिसाइड दिए गए हैं, या तो एक्सक्यूजेबल या जस्टिफिएबल या फिर पनिशेबल। तो जो पनिशेबल होमिसाइड है दैट इज कॉल्ड कल्पेबल होमिसाइड, और जो जस्टिफिएबल है या जो एक्सक्यूजेबल है, तो ये दोनों तरह के होमिसाइड किस तरह के होमिसाइड है? यह होमिसाइड जो है वह नॉन कल्पेबल है। कल्पेबल एंड नॉन कल्पेबल होमिसाइड, तो इससे रिलेटेड आप यहाँ समझ रहे हैं। इसमें कुछ और भी चीज़ रेफर किया गया है, जैसे सेक्शन 217 और 2 क्लॉज 6 बीएनएस का। और इसमें बताया गया कि लाइफ और डेथ के बारे में, 217 लाइफ के बारे में और 26 डेथ के बारे में। इसमें कहता है कि लाइफ हो या डेथ हो, किसका होगा? ह्यूमन बीइंग का। और इसी में हम लोग को समझना है एलिमेंट एलिमेंट ऑफ क्राइम। तो एलिमेंट ऑफ क्राइम का भी मेन इसेंशियल क्या है? ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, कभी भी जो ह्यूमन बीइंग को जो डैमेज हो रहा है और ह्यूमन बीइंग के द्वारा हो रहा है, तो उसी को हम लोग बीएनएस में कंसीडर करते हैं या क्रिमिनोलॉजी में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो फिर अगर कहा जाए कि कोई जानवर अगर किसी को मारता है तो वहाँ पर क्या लगेगा, या आप किसी जानवर को मारते हैं तो उस जगह पर आप क्या करेंगे? तो वहाँ पर बात करते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट 1960 एप्लीकेबल होता है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं आगे। अब जो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि एक्सक्यूजेबल और जस्टिफिएबल ये होमिसाइड कौन कौन से हैं। तो आप सबसे पहले इसको समझ सकते हैं कि जस्टिफिएबल या एक्सक्यूजेबल होमिसाइड जो होंगे वह जनरल एक्सेप्शन के होंगे। जनरल एक्सेप्शन, जनरल एक्सेप्शन जो कि कहाँ है? चैप्टर 3 में है, और कहाँ से कहाँ तक है? 14 से लेकर के और 44 तक है, जिसमें एक अलग हेड बना देंगे 34 से लेकर के 44, जिसमें दिया हुआ है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सक्यूजेबल में आएगा? नहीं, यह आएगा जस्टिफिएबल। एक्सक्यूजेबल क्या है कि सरकमस्टांसेज ऐसे हैं कि उसमें आपको एक्सक्यूज करना पड़ेगा, वहाँ पर वो होमिसाइड को आप पनिशेबल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल हो गया कि जहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट जानबूझ के तो हो नहीं रहा है, तो मिसफॉर्चून या एक्सीडेंट, तो इसमें अगर किसी का डेथ होता है, इसके बारे में हम लोग अलग से सेक्शन 18 जिस पर वीडियो बनाया जाएगा, कमेंट में आप डाल सकते हैं। अगर आपका डिज़ायर है कि हम जनरल एक्सेप्शन भी मेरे माध्यम से पढ़ें, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। लोगों के और दर्शक के डिज़ायर पर ये वीडियो भी जल्दी ही आपके सामने लाया जाएगा। तो सेक्शन 18 में ये सारी चीज़ें दी गई है। उसी तरह से सेक्शन 20 से लेकर के 23 है, तो यहाँ पर भी दिया हुआ है डोली इन कैपेक्स, यानी कोई चाइल्ड है, उस चाइल्ड के द्वारा अगर कोई ऑफेंस किया जा रहा है
अगर वो 7 साल से कम एज का है या 7 साल से अधिक भी है और 12 साल से कम एज का है, लेकिन इमैच्योर नॉलेज के कारण, इमैच्योर कॉन्साइंस के कारण, समझदारी के कारण वह अगर उस मैटर को नहीं समझ पा रहा है तो उसको एक्सक्यूज कर दिया जाएगा। वह सब किस हेड में आएगा? एक्सक्यूजेबल। तो ऐसे बहुत सारे हेड यहाँ पर दिए गए हैं जिसको आपको यहाँ मेंशन किया गया है। बढ़ते हैं आगे। अब अगला है जस्टिफिएबल। जस्टिफिएबल लॉ ने ही परमिट कर दिया है आपको, लॉ ने ही परमिट किया है कि नहीं, आपको लॉ, आपको जो है वह किसी पब्लिक सर्वेंट का इंतजार नहीं करना है, किसी पब्लिक ऑफिसर का इंतजार नहीं करना है, पुलिस का इंतजार नहीं करना है, आपको अपना बचाव खुद करना है। ठीक है, तो ऐसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस 34 से 44 में, और इसी तरह से सर्टेन जो है वह जनरल एक्सेप्शन के अदर सेक्शंस भी हैं, जैसे हम लोग इसमें देखते हैं, जैसे एक आपको देखते हैं यहाँ पर क्रिमिनल इंटेंशन, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ नेसेसिटी, रूल ऑफ नेसेसिटी, है ना। आपको ध्यान में होगा कि केस है डडले वर्सेस स्टीफन का, जिसमें एक आदमी को ही मार करके खा जाता है अपने सर्वाइवल के लिए। तो कहा गया कि नहीं, आप नहीं खा सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई आग लगी हुई है और वो आग फैले नहीं, इसलिए एक आध झोपड़ी आप गिरा देते हैं, तो यह क्या है? यह रूल ऑफ नेसेसिटी है, और इसलिए आपको डिफेंस मिल जाएगा। यह क्या है? जस्टिफिएबल है, लॉ ने परमिट किया है। ठीक है, अब आगे इसमें बढ़ते हैं। अगला जो इम्पॉर्टेंट बात है कि अब ये तो जस्टिफिएबल हो गया या एक्सक्यूजेबल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि जो अनलॉफुल है, जो पनिशेबल है, दैट इज अनलॉफुल होमिसाइड, अनलॉफुल होमिसाइड। और इसमें कौन कौन से होमिसाइड आते हैं? तो सेक्शन 100 से लेकर के और 110 तक ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है। एक इसमें अनइवन है, यानी सेक्शन 18, यानी सेक्शन 80 डॉरी डेथ, यह वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंस में आ गया है, और इसलिए इसे हम लोग अलग से शामिल करते हैं। तो सेक्शन 80 के अलावा बाकी सब सब सीक्वेंस में है, 100 से लेकर 110 तक में अनलॉफुल होमिसाइड के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं आगे। अब चैप्टर 6, चैप्टर 5 आपको ध्यान में है कि वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंस चैप्टर 5 में दिया हुआ है, और चैप्टर 6 में दिया हुआ है क्या? कि अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, यानी मनुष्य के शरीर पर प्रभाव डालने वाले जो अपराध है उनके बारे में दिया गया है, और उसमें शुरुआत की गई है कल्पेबल होमिसाइड से। कल्पेबल होमिसाइड, और ये कल्पेबल होमिसाइड फिर पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है। तो इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, दूसरा, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, और तीसरा, नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। ये 3 पार्ट, 1, 2 और 3, ये 3 पार्ट में इसको अलग कर सकते हैं हम लोग। तो 2 इंटेंशन है, एक इंटेंशन, फिर इंटेंशन, और यहाँ नॉलेज। हम लोग बात कर रहे हैं किसी पर्सन ने डेथ कर दिया है, और अब उस पर्सन पर जो कि इसका एक्यूज्ड है उस पर क्या एलिगेशन लगाया जा सकता है, क्या वह कल्पेबल होमिसाइड में आएगा या कल्पेबल होमिसाइड में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि अगर कोई किसी का डेथ करता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है? कॉज डेथ, डेथ करने का, डेथ करेगा, और कैसे करेगा? बाय डूइंग एन एक्ट, और इंटेंशन के साथ करेगा। यानी इसमें जरूरी है क्या? मेंसरिया। अगर मेंसरिया नहीं है तो नहीं माना जाएगा। और मेंसरिया कैसे डिसाइड होगा? इंटेंशन से। कैसे डिसाइड होगा? नॉलेज से। ठीक है, तो इंटेंशन, पहला इंटेंशन है कि डेथ करने का इंटेंशन ही है। दूसरा क्या है? डेथ करने का इंटेंशन नहीं है, लेकिन बॉडीली इंजरी करने का इंटेंशन है, और उस बॉडीली इंजरी से ये संभावित है कि उसका डेथ हो जाएगा। वो बॉडीली इंजरी इस तरह का है, अब सपोज कीजिए कि किसी को
ये इंटेंशन है कि हम 50 बार चाकू से किसी को मारेंगे, लेकिन मेरा इंटेंशन क्या है, बॉडीली इंजरी का, तो क्या होगा, इस 50 बार चाकू के वार से उस आदमी का डेथ होना संभावित है। ठीक है, तो ऐसा वार करने वाले व्यक्ति पर क्या लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी होगी कल्पेबल होमिसाइड, अगर जिस पर वार किया गया है उसका डेथ हो जाए। क्लियर? तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसमें सर्टेन इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन काफ़ी इजी है, जैसे कोई गड्ढा खोदता है, उस पर झाड़ी बिछा देता है और ये इंटेंशन रखता है कि सर्टेन पर्सन आएगा और उसमें गिर जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा, और जैसा वो सोचता है वैसे ही हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही उसका डेथ हुआ, गड्ढा खोदने वाले व्यक्ति के द्वारा क्या ऑफेंस किया गया, कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस किया गया। दूसरा दिया हुआ है कि इसमें दूसरा जो है वह किससे रिलेटेड है, यह रिलेटेड है अबेटमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या है कि ए जो है वो बी को अबेट कर रहा है, एक व्यक्ति दूसरे को अबेट कर रहा है कि झाड़ी के पीछे मारो, और जो अबेट कर रहा है वह व्यक्ति जानता है कि झाड़ी के पीछे कोई सर्टेन व्यक्ति वहाँ पर है, तो क्या होगा यहाँ, और उसके इस अबेटमेंट के कारण से अगर दूसरा व्यक्ति मार देता है तो इसमें क्या लायबिलिटी होगी, अबेटर की लायबिलिटी होगी कल्पेबल होमिसाइड की। ठीक है, इसी तरह से तीसरा है, वह कहता है कि मुर्गा को चोरी करने के इंटेंशन से अगर कोई गोली चलाता है और दुर्भाग्यवश पीछे में कोई आदमी खड़ा है या बैठा हुआ है जिसको नहीं देख पा रहे हैं, उसको गोली लग जाती है, तो आपका इंटेंशन उस आदमी को मारने का नहीं था और न ही आपको रीजनेबल नॉलेज था, न इंटेंशन था न नॉलेज था, तो आप कल्पेबल होमिसाइड में नहीं आएंगे। दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी। ठीक है, सर्टेन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि यह सेक्शन काफ़ी लेंदी है, तो इसका एक पार्ट आपको मर्डर में भी मिलेगा, मर्डर में भी मिलेगा जो 101 में डिफाइन है, और इसमें टोटल 5 एक्सेप्शंस दिए गए हैं, उन पर भी हम लोग को फोकस करना है। तो एक्सप्लेनेशन 1 पर आते हैं। यहाँ क्या कहता है कि बॉडीली इंजरी है। ठीक है, कोई आदमी बॉडीली इंजरी करता है और इस तरह से वह एक्सेलरेट कर देता है, किसको एक्सेलरेट करता है, उसके डिसऑर्डर को, उसके डिजीज़ को, उसके बॉडीली इन्फॉर्मिटी को। यानी कोई आदमी बीमार है, अभी कैंसर का पेशेंट निकला है, कैंसर से निकला, किसी का सर्जरी हुआ है, हार्ट का सर्जरी हुआ है, किसी का जो है वह ब्रेन का सर्जरी हुआ है, और ऐसे व्यक्ति पर कोई ऐसा वार करता है जिससे कि उसके डिजीज़, डिसऑर्डर और बॉडीली इन्फॉर्मिटी को एक्सेलरेट कर देता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं रूल ऑफ एक्सेलरेशन, रूल ऑफ एक्सेलरेशन। अब इसको ऐसे नहीं समझिए, यही चीज आपको टीपी एक्ट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, 27 में, सेक्शन 27 में रूल ऑफ एक्सेलरेशन। तो वहाँ अलग चीज है, ये सिविल मामला है, यहाँ क्रिमिनल मामले में बता रहे हैं। याद रखने का तरीका है रूल ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन 1 में कहता है कि इस तरह का अगर कर देते हैं तो वहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि आपने बहुत कम मात्रा में फोर्स यूज किया है, ये देखा जाएगा कि एक्सेलरेट किया है। दैट्स वाई यू आर पनिशेबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, अंडर सेक्शन 100। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2, एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, यहाँ भी बॉडीली इंजरी कर रहा है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि उसका डेथ हो जाता है, लेकिन स्किलफुल ट्रीटमेंट अगर हुआ रहता, प्रॉपर रिमेडीज अप्लाई की गई रहती, तो वो आदमी बच सकता था। तो क्या इस बात का डिफेंस ऑफेंडर को लेने दिया जाएगा, कहता है कि नहीं लेने दिया जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं डिफेंस ऑफ इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट, डिफेंस ऑफ इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट। ठीक है, इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया गया इसलिए मर गया, ऐसा नहीं है, आपके वार से मरा है, आपने बॉडीली इंजरी किया और इससे मरा, इसलिए निश्चित रूप से आपको कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिश किया जाएगा। ठीक है, और तीसरा क्या कहता है, तीसरा जो है इमैच्योर, इमैच्योर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड।
यहाँ कहता है कि अगर कोई वुम्ब में है, मदर के वुम्ब में कोई बच्चा है और उसको आप किसी जहर दे करके या किसी भी तरह से उसको मार देते हैं तो वहाँ एबॉर्शन होगा, वो भी ऑफेंस है, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड कब होगा? जब वो उस बच्चे का जन्म हो रहा है और थोड़ा उसका बॉडी पार्ट बाहर निकल गया है, लेकिन वह क्या हो रहा है कि वह पूरी तरह से सांस नहीं लिया है, पूरी तरह से उसका जन्म नहीं हुआ है, और तब उसको मारते हैं, तब उसका डेथ करते हैं, तब उसको किल करते हैं, तो कौन सा लायबिलिटी होगा? कल्पेबल होमिसाइड का लायबिलिटी बनेगा। ठीक है, तो ये 3 एक्सप्लेनेशन और 3 पॉइंट्स, ये सब मिलाकर के कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कल्पेबल होमिसाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे सर्टेन केसेस। केस लॉ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको फोकस करेंगे। तो पहला केस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पलानी गोंडन वर्सेस इम्पेरर। यह किसका केस है? यह प्रिवी काउंसिल का केस है। और इस केस में हुआ क्या था कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को के हेड पर मारा और उसके कारण से वो अचेत अवस्था में गिर गई, कॉन्शस लेस हो गई और सेंसलेस हो गई। ठीक है, बेहोश हो गई। अब हस्बैंड सोचता है कि लगता है कि वाइफ का डेथ हो गया, और इस बिलीव के साथ वह क्या करता है कि उस डेथ को वह सुसाइड का रूप देता है और उसे जो रूफ पर कोई कुंडी वगैरह टाइप का लगा हुआ है उसके साथ उसको टांग देता है। लटकाने के कारण बाद में मेडिकल जब रिपोर्ट निकलती है तो उसमें पता चलता है कि उसका डेथ उसके मारने के कारण नहीं हुआ, लटकाने के कारण हुआ। लेकिन लटकाने के समय वह हस्बैंड किस मेंटलिटी में काम कर रहा था? हस्बैंड अपनी वाइफ को मरा हुआ समझ रहा था और उसको फैब्रिकेट करने के लिए उसने उस पर टांगा ताकि सुसाइड का रूप दिया जाए। तो ना तो उसको इंटेंशन था और ना ही नॉलेज था। इसलिए इस केस में डिसाइड किया गया कि वह ही इज नॉट गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। ऑफेंस किया है लेकिन क्या कल्पेबल होमिसाइड के लिए? नहीं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट केस। नेक्स्ट, जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये अनदर इंपॉर्टेंट केस है और ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में क्या डिसाइड हुआ था? इस केस में डिसाइड हुआ था कि जो आपने एक्ट किया, कह रहा है कि लिंक बिटवीन द टू, किसके बीच? डेथ और एक्ट के बीच, यानी आपके ही एक्ट से डेथ हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। आपने एक वार किया, उस वार से इंसान हॉस्पिटल तक पहुंच गया और उसने बहुत सारे दुश्मन पाल लिए हैं, दूसरा इंसान हॉस्पिटल में जाके उसको मार डाला, तो क्या आपको कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिश किया जाएगा? नहीं, क्योंकि आपके एक्ट से नहीं मरा है, आपके एक्ट से हॉस्पिटल पहुंचा। हो सकता है कि वहां से बच के निकल जाता, हो सकता है जिंदा रह जाता, सरवाइव कर जाता, लेकिन दूसरे व्यक्ति के द्वारा मार दिया गया। ठीक है, तो यहाँ कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस आपका नहीं बनेगा, आप ग्रीवियस हर्ट के लिए पनिश किए जा सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसाइड किया कि लिंक होना चाहिए दोनों में, यानी आपके द्वारा जो एक्ट किया गया है उसी से डेथ हुआ होना चाहिए, and the death must be a direct consequences of such an act। ठीक है, डायरेक्ट consequences होना चाहिए। ओके, कल्पेबल होमिसाइड जो सेक्शन 100 है उसकी कहानी यहीं तक है। अब इसके अलावा कुछ 2 इंपॉर्टेंट केस लॉ भी आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे एक नॉर्मल प्रिंसिपल है, ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर। सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है, जितना भी आप पढ़े वह मर्डर नहीं है, बट ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड। जो मर्डर हम लोग 101 में पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड का इंग्रेडिएंट यहाँ भी है लेकिन थोड़ा एग्रीवेटेड फॉर्म में है। ठीक है, इसलिए वो मर्डर के कैटेगरी में आएगा। तो ये केस कौन सा था? रियाजुद्दीन शेख वर्सेस इम्पेरर। इस केस में प्रिवी काउंसिल ने बताया कि ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर बट ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड। और इसी को अलग भाषा में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने रामपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में कि कल्पेबल होमिसाइड इज अ जेनस, मर्डर इज अ स्पीसीज। यानी कल्पेबल होमिसाइड क्या है? एक जेनस है, एक जाति है, और इसकी उपजाति क्या है? इसकी उपजाति है मर्डर।
ठीक है, यानी मर्डर जो है, कोई भी मर्डर है उसमें कल्पेबल होमिसाइड है, लेकिन हर कल्पेबल होमिसाइड में मर्डर नहीं। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे। हालांकि यह टॉपिक काफ़ी टीडियस टॉपिक है, इसलिए आपको थोड़ा बुक का सहारा लेना पड़ेगा, और किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमसे सलाह ले सकते हैं। ओके, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।